बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताह। सो ये दुआएं हैं, इनको भी आप जब भी अपनी कोई भी चीज़ पढ़ने लगें, अपना टॉपिक कोई भी पढ़ने लगें, तो इन दुआओं का खुसूसन एहतमाम करें। अल्लाह ताला जो है आपके लिए आसानी बना देंगे। सो अवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन. So as you know that it is a combination of bio and transformation. So we have studied this. There is absorption of drug, then the distribution of drug, then the drug is biotransformed, and the drug is then excreted. This covers the pharmacokinetic portion of pharmacology. ये pharmacokinetic portion क्या होता है? This is basically what the body does to the drug. बॉडी ड्रग को किस तरह absorb करती है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करती है, किस तरह उसको ट्रांसफॉर्म करती है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, फिर उसके मेटाबोलाइट्स किस तरह एक्सक्रीट होते हैं. दिस इज बेसिकली व्हाट basically the pharmacokinetics. We have studied the absorption, we have studied the different transport mechanisms. So first जो एस्पेक्ट है हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स को हमने पढ़ लिया कि किस तरह ड्रग अब्जॉर्ब होगी, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी अब्जॉर्प्शन को इन्हांस करेंगे, इनहिबिट करेंगे, और उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी. फिर हमने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रहता है. आज हम पढ़ेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन, कि वो बायो ट्रांसफॉर्म कैसे होगी. सो दिस इज वी आर स्टडिंग द फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली. So we will be studying the definition, the objectives, the site, the types, the biochemical reactions, the pattern of biochemical reactions, and factors affecting biotransformation. So these all points are very important, not only from Viva written, but also for understanding the different concepts. So इसके अंदर बेशुमार MCQs आएंगे. आप लोग आज देखेंगे आप लोगों के असाइनमेंट्स में भी जो मेजर MCQs थे वो इसी टॉपिक में से थे, और बार बार जो असाइनमेंट्स आ रहे थे उसमें इसी टॉपिक में से MCQs आ रहे थे. This is very important. So the biotransformation is a combination of two words, as the name shows, bio and transformation. So bio derived from Greek word bios meaning life, and transformation means alteration या change. So इसकी definition बड़ी important है. Chemical alternation that a drug molecules undergoes in a living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ड्रग मॉलिक्यूल की केमिकल चेंज आता है उसके स्ट्रक्चर के अंदर, or with a consequent change in its solubility and activity. This is biotransformation. I repeat again. अब इसके आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे तो इसकी डेफिनेशन ज़्यादा क्लियर होगी. दिस इज द केमिकल अल्टरनेशन दैट अ ड्रग मॉलिक्यूल्स अंडरगोज इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद कॉन्सिक्वेंट चेंज इन इट्स सोलिबिलिटी एंड एक्टिविटी. ये हो सकता है कि बायोट्रांसफॉर्मेशन से कुछ ड्रग की सोलिबिलिटी ज़्यादा हो जाए, कुछ ड्रग की सोलिबिलिटी कम हो जाए. ये हो सकता है बायोट्रांसफॉर्मेशन से कुछ ड्रग की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए, कुछ ड्रग की एक्टिविटी कम हो जाए. सो दिस इज बेसिकली बायोट्रांसफॉर्मेशन इन विच द चेंज इन द केमिकल अल्टरनेशन ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल अकर. अब ये होती क्यों है, होती कैसे है, इसकी वजह क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वी विल बी स्टडिंग दिस इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स. So what are the objectives? These objectives are very important from MCQ's point of view. So the first objective is inactivation of the drug. By biotransformation drugs are inactivated. अगर ड्रग्स जो हैं वो इनएक्टिव ना हो, वो अपना एक्शन एट द साइट शो करती रहेंगी और उनकी टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर आएगी. लेट्स सपोज हम एक ड्रग पैनाडोल, जो हमारी फेवरेट ड्रग है, हम हर लेक्चर में इसको लेके आते हैं. पैनाडोल, अगर पैनाडोल की बायोट्रांसफॉर्मेशन ना हो, इनएक्टिविटी ना हो, पैनाडोल जो है वो फीवर को कम करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी और हाइपोथर्मिया से बंदे की डेथ हो जाएगी. हाइपोथर्मिया से, क्योंकि उसने बॉडी टेम्परेचर कम करना होता है. सो इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग्स, there are three objectives. Remember, there are three objectives. ये आपसे वाइवा में पूछेंगे. The first is inactivation of drug, the elimination of drug. बायोट्रांसफॉर्मेशन से ड्रग की वो फॉर्म बनती है जो ज़्यादा सोल्यूबल होती है और वो एक्सक्रीशन उसकी यूरिन में या फिर फीकल मैटर में ज़्यादा हो जाती है, या फिर स्वेट के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है. वी विल स्टडी सर्टेन ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू स्वेट, सर्टेन ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द ब्रेथ. कोई ब्रेथ से, कोई सलाइवा से, कोई स्वेट से, यूरिन से, बॉडी से जो ड्रग्स एक्सक्रीट होती हैं. सो एलिमिनेशन ऑफ ड्रग के लिए ज़रूरी है. अब पैनाडोल की जब तक बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, उसके वो वाले मेटाबोलाइट्स नहीं बनेंगे जो बॉडी से एक्सक्रीट होंगे.
सो उसकी एलिमिनेशन नहीं होगी। थर्ड इज एक्टिवेशन ऑफ प्रो ड्रग्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल बी टेलिंग यू देयर फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि सर्टन प्रो ड्रग्स होती हैं हमारे पास, वो जब बायो ट्रांसफॉर्म होती हैं बॉडी में जाके तब वो अपनी एक्टिव फॉर्म में होती हैं। सो देयर आर थ्री ऑब्जेक्टिव्स, इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग्स, एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स एंड द एक्टिवेशन ऑफ प्रो ड्रग्स। सो वी विल स्टडिंग दीज थ्री ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल इन एक्टिवेशन ऑफ ड्रग्स। इसका क्या मतलब है, ड्रग्स जो है वो इनएफेक्टिव होगी हैं, इनएक्टिव होगी हैं ताकि उसकी टॉक्सिसिटी कम हो। मोस्टली ड्रग्स आर इनएक्टिवेटेड बाय बायो ट्रांसफॉर्मेशन सो एज टू बायोलॉजिकली इनएफेक्टिव। एक्सेप्शंस, अब कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन से ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस, फॉर एग्जांपल डायज़ेपाम इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजेपाम। मैंने इसको येलो में क्यों लिखा है, ये एमसीक्यू बहुत आप पिछले पेपर्स देखें बहुत दफा आया है, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ सीएनएस आता है कि डायज़ेपाम इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजेपाम एंड ऑक्सीजेपाम इज मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू डायज़ेपाम। सो एक बंदा डायज़ेपाम खा रहा है तो वो ऑक्सीजेपाम में कन्वर्ट हो रही है और टॉक्सिसिटी इनहांस हो रही है। इसी तरह पैराथियोन कन्वर्टेड इनटू पैरोक्सिन विच इज मोर टॉक्सिक एज कम्पेयर टू पैराथियोन। सो मोस्टली जो ड्रग्स हैं वो इनएक्टिव होती हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन से। सर्टन एक्सेप्शन है जिसमें दो मोस्ट प्रोमिनेंट है, डायज़ेपाम तो सबसे इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, और पैराथियोन। ये जो होती है पैराथियोन मेलाथियोन बेसिकली नर्व गैसेस होती हैं। यू विल स्टडी दिस इन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एएनएस फार्माकोलॉजी। So inactivation of drugs, the first objective is inactivation drug, the second is elimination of drug। अब लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर सॉल्युबल ड्रग में, मतलब लेस लिपिड सॉल्युबल हो जाती है, जिसकी वजह से वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है। सो यहाँ आपके एमसीक्यू भी आया हुआ था कि एज ए रिजल्ट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू मोर लिपिड सॉल्युबल, less lipid soluble या more less water soluble. So the answer will be less lipid soluble and more water soluble. So conversion of lipid soluble non-polar compound into water soluble lipid insoluble polar compound, polar metabolites, not reabsorbed from renal tubule after filtration glomerulus excretion urine and elimination from the body। इस तरह जो बॉडी से ड्रग जो है एलिमिनेट हो जाती है रिजल्ट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में वो ड्रग की केमिकल अल्ट्रेशन इस तरह होती है कि वो वाटर सॉल्युबल ज्यादा हो जाती है, उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। फिर अगेन सम एक्सेप्शंस, आप ये देखें डायज़ेपाम सारी एक्सेप्शंस शो करी बॉडी में। सम ड्रग्स मे बी लेस वाटर मे बी मेड लेस वाटर सॉल्युबल, डायज़ेपाम कन्वर्टेड इनटू डेस मिथाइल डायज़ेपाम। इस वजह से फार्माकोकाइनेटिक्स पे हम इतना ध्यान नहीं देते होते जब हम डिफरेंट ड्रग्स पढ़ते होते हैं। आप एएनएस की ड्रग्स पढ़ेंगे, सीएनएस की ड्रग्स पढ़ेंगे, मैं आज आपको बता रहा हूँ एएनएस की ड्रग पढ़ेंगे, सीएनएस की ड्रग्स पढ़ेंगे, सीवीएस की पढ़ेंगे, आप इतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन प्रॉफ में या टेस्ट में या वाइव में वो लाजमी आपसे जो है ये बारबिट्रेट्स जो है आपके पास डायज़ेपाम का फार्माकोकाइनेटिक्स पूछेंगे, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द नेचर ऑफ अदर ड्रग्स। बाकी ड्रग्स जो होती हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन से लेस लिपिड सॉल्युबल होती हैं, मोर वाटर सॉल्युबल होती हैं और इजीली एक्सक्रीट हो जाती हैं बॉडी से। लेकिन डायज़ेपाम एक तो इस जो होती है मोर टॉक्सिक फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रही है, ऊपर से ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन से लेस वाटर सॉल्युबल हो रही है, हैंस इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वे आज आप डायज़ेपाम लिख के जाएं और फार्मेसी पे कहें कि मुझे ये दे दे, इसका कोई भी ब्रांड नेम वो आपको नहीं देंगे जब तक उसके ऊपर किसी कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट के साइन विद स्टैम्प एड्रेस ना हो। सो दीज आर बेसिकली हम कहते हैं इसको नॉन ओटीसी ड्रग। ओटीसी क्या होता है, ओवर द काउंटर ड्रग। ये पैनाडोल ओवर द काउंटर है, हम कोई भी बंदा जाके ले सकता है, लेकिन ये कुछ ड्रग्स होती हैं जो हमारे पास होती हैं नॉन ओटीसी, नॉन ओवर द काउंटर, जो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दी जाती। सो थर्ड इज एक्टिवेशन ऑफ प्रो ड्रग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रो ड्रग जो होती है इनएक्टिव प्रिकर्सर होती है। अब प्रो ड्रग हम देते क्यों हैं, अब प्रो ड्रग इसलिए देते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक ड्रग जो थी बड़ी कड़वी थी, वन ड्रग वाज वेरी सोर। एक ड्रग जो थी बड़ी जो थी उसकी टेस्ट नहीं प्लेजेंट था, हमने उसकी प्रो ड्रग दी ताकि उस प्रो ड्रग का टेस्ट प्लेजेंट था। अब वो प्रो ड्रग लिवर में जाके बायो ट्रांसफॉर्मेशन से इस मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होगी जो इफेक्टिव होगा बॉडी के लिए। फॉर एग्जांपल, प्रो ड्रग इज एन इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ अ ड्रग दैट हैज टू बी एक्टिवेटेड बाय बायो ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट। Beck ampicillin is converted into ampicillin. So Beck ampicillin is pro drug and ampicillin is the real drug that is formed as a result of biotransformation. So these are the multiple pro drugs. This is very important. अगर question आ जाए कि what is pro drug,
how enlist different prodrugs and how their biotransformation occurs. So cortisone is converted to hydrocortisone as a result of biotransformation. Valacyclovir, you will study, this is antiviral drug, is converted to acyclovir. Prednisone is converted into prednisolone. Tal, Piv, Bec, ampicillin are converted to ampicillin by biotransformation. So prodrugs are inactive drug and their metabolite form that is a result of biotransformation are active drugs. Clorazepate is converted to desmethyldiazepam. एंड एट्राक्यूरेरियम इज यू विल स्टडी दिस एट्राक्यूरेरियम, ये मेरे प्रोफ में एमसीक्यू भी आया था, मुझे अभी तक याद है, एग्जाम हॉल में बैठे हुए थे। ये एट्राक्यूरेरियम इज कन्वर्टेड टू लुडेनोसिन एंड क्वाटर्नरी एसिड। सो नीचे एमसीक्यू की बड़ी सी स्टेटमेंट थी, क्लिनिकल टाइम का लिखा हुआ था और इसके अंदर लिखा हुआ था बंदे ने एट्राक्यूरेरियम खाई है और ये हुआ इसको। आखिर में यही पूछा हुआ था कि एज रिजल्ट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन एट्राक्यूरेरियम इज कन्वर्टेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो मल्टीपल उसमें ऑप्शंस थे, उसके अंदर एक में था लुडेनोसिन, so it is converted in lutetium and quaternary acid. So these were three basic हमारे पास objectives के elimination of drug, activation of pro drug, और जो थर्ड हमने पढ़ा कि उसकी जो है हमारे पास inactivation of drug। अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रो ड्रग क्या है। अब मैं आपको कुछ एडवांटेजेस बताऊंगा और इनके एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। टू मेक अ ड्रग टेस्टलेस एंड मोर स्टेबल, प्रोपोक्सीफीन हाइड्रोक्लोराइड बिटर एंड अनस्टेबल। प्रोपोक्सीफीन हाइड्रोक्लोराइड बिटर होती है और अनस्टेबल होती है। इसकी हम प्रो ड्रग देते हैं प्रोपोक्सीफीन नेफ्साइलेट, जो टेस्टलेस होती है, स्टेबल होती है और बॉडी में जाके लिवर में कन्वर्ट हो जाती है अगेन प्रोपोक्सीफीन हाइड्रोक्लोराइड, जो इसकी एक्टिव ड्रग है। इसी तरह टू मेक द ड्रग मोर पैलेटेबल, क्लोराम्फेनिकोल पैल्मिटेट इज गिवन इंस्टेड ऑफ क्लोराम्फेनिकोल। क्लोराम्फेनिकोल जो ड्रग होती है, यू विल स्टडी, दिस इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल और ये आई ड्रॉप्स की फॉर्म में होती है। और ये आप देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन पे जो ड्रग्स होती है पिछले का क्लोराम्फेनिकोल पैल्मिटेट। टू इम्प्रूव द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू इम्प्रूव द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये एमसीक्यू तो बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि टैल एम्पिसिलिन पिव एम्पिसिलिन बैक एम्पिसिलिन आर गिवन इंस्टेड ऑफ एम्पिसिलिन टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इनकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है तो ये जब लिवर में जाती है बायो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक्टिव फॉर्म में। और के रीजन हो सकती हैं टू इम्प्रूव द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग। सो वैलसाइक्लोविर इज अ प्रो ड्रग ऑफ एसाइक्लोविर टू इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी, टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ अ ड्रग। सो इसकी भी एग्जांपल ये टैल पिव और बैक एम्पिसिलिन देते हैं टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी, टू इंक्रीज द कंसिडरेशन ऑफ अ ड्रग एट द साइड ऑफ एक्शन। यू हैव स्टडीड दिस लीवोडोपा, क्या हम लीव आपने बायोकेमिस्ट्री में जब मेटाबॉलिज्म पढ़ा था टायरोसिन का, वहां पे भी लिखा हुआ है, सत्या में लिखा हुआ है कि लीवोडोपा, वी गिव लीवोडोपा इंस्टेड ऑफ डोपामीन, क्योंकि लीवोडोपा जो होता है, जो डोपामीन होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता और डोपामीन जो होता है लीवोडोपा होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। सो लीवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस करके ब्रेन में जाता है और डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। सो डोपामीन की कंसंट्रेशन ब्रेन में इंक्रीज हो जाती है एट द साइड इफेक्शन। सो दैट्स लीवोडोपा इज आल्सो अ प्रोडक्ट। एक और क्या इंपॉर्टेंस, देयर मल्टीपल एडवांटेजेस, सो वी कैन से टू मेक द ड्रग मोर पैलेटेबल, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, टू डिक्रीज द टॉक्सिसिटी, to increase the absorption, to increase the bioavailability, we give the product, to increase the duration of action of drug। phenothiazine, flufenazine, ये जो होती है फ्लूफिनाजीन जो होती है ये देते हैं टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ अ ड्रग। सो प्रो ड्रग इसलिए भी दी जाती है। सो यू कैन सी देयर आर मल्टीपल रीजन। सो वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन, द ऑब्जेक्टिव बायोट्रांसफॉर्मेशन। नाउ व्हाट आर द साइड्स ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन। सो ये एमसीक्यू में हमारे जनरल फार्माकोलॉजी में आया था, सिंपल सिंपल एमसीक्यूज आते हैं। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर साइट ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन, इट इज अ लिवर। सो ये आपको आनी चाहिए, ड्रग सारी किस किस जगह पे कौन कौन सी ड्रग मेटाबोलाइज हो रही है आपको आनी चाहिए। सो लिवर में जो हमारे पास लिवर मेन साइट है, बाकी लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, प्लाज्मा, प्लेसेंटा और एड्रिनल, स्किन और ब्रेन में हो रही होती है मेटाबोलाइज। लिवर में जो होती है मेजोरिटी ऑफ द ड्रग हो रही होती है। बस आप एमसीक्यू से याद रखें कि जो इंसुलिन है इसकी जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन साइड है दिस इज जीआईटी, जीआईटी। फिर लंग्स में जो होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन्स जो होती हैं उनका हो रहा होता है। और बाकी प्लाज्मा में जो इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट वन है, एक तो सक्सामिथोनियम है, सक्सिनाइलकोलिन, यू विल स्टडी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इन गिविंग द एनेस्थीसिया।
और जो एनेस्थीसिया देते हैं बंदों को, जनरल एनेस्थीसिया फॉर एनी टाइप ऑफ सर्जरी ऑन द सर्जिकल फ्लोर, फॉर एग्जांपल फॉर अपेंडिक्स, फॉर अपेंडेक्टोमी, फॉर द हर्निएशन, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हर्निया, द मैश हर्नियोप्लास्टी, जो भी ट्रीटमेंट हो फॉर ईएनटी, उसके लिए हम सक्सामिथोनियम देते हैं। दिस इज मसल रिलैक्सेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मसल रिलैक्सेंट। और एस्प्रीन, ये दो याद रखें, एस्प्रीन और सक्सामिथोनियम का जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन साइट है वो प्लाज्मा है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन की लंग्स हैं, और इंसुलिन का आपने लाजमी याद रखना है, दैट इज द जीआईटी। और बाकी मेजर ऑफ द ड्रग, मेजोरिटी ऑफ द ड्रग्स जो होती हैं वो लिवर में हो रही होती हैं। सो फर्स्ट पास फैक्ट आपको कल भी बताया था कि इट इज द इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग बिफोर इट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो मैंने बताया था कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिन ड्रग्स का ज्यादा होता है, आज मैंने कुछ और ड्रग्स भी ऐड कर दिए हैं। सो लिग्नोकेन या लिडोकेन, निट्रोग्लाइसिन, इंसुलिन, मॉर्फिन और पेंटाजोसिन, क्लोरप्रोमाजीन और बाकी ये ड्रग्स थी उसके अंदर। सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तो आपको पता ही लगे, इट इज अ मेटाबॉलिज्म इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग बिफोर इट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो यू कैन सी this is basically oral administration. The drug then moves into the liver. At this site there is biotransformation. As a result of biotransformation, the drug then enters into the systemic circulation. So the biotransformation also determines the bioavailability. अगर बायोट्रांसफॉर्मेशन, आपने कल ही पढ़ा था कि बायोट्रांसफॉर्मेशन या हेपेटिक फर्स्ट पास इफेक्ट जो होता है ये बायोअवेलेबिलिटी को इफेक्ट करता है। और इंट्रावेनस रूट क्योंकि डायरेक्टली एंटर होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, तो उसकी 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप्स क्या होती हैं, ये मेरे खुद टेस्ट में जो है ना एससीक्यू भी आया था। वो एससीक्यू क्यों आया था मैं आपको भी बताता हूँ। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, वो एससीक्यू आया था, डिफाइन बायो ट्रांसफॉर्मेशन, enlist the types of biotransformation and differentiate between phase 1 and phase 2 reactions, जो अभी हम पढ़ेंगे। सो बायोट्रांसफॉर्मेशन की दो टाइप्स होती है, नॉन एंजाइमेटिक और एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सारे एमसीक्यू असाइनमेंट पे भी इसमें ही थे। और एंजाइमेटिक फर्दर होती है माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल। जो हमारे पास एंजाइमेटिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसके दो फेजेस होते हैं। फेज 1 को हम कहते हैं नॉन सिंथेटिक, और फेज 2 को कहते हैं सिंथेटिक कॉन्जुगेशन। इसमें इन द फॉर्म ऑफ टेबुलेटेड डिफरेंस आ जाते होते हैं। फेज 1 जो होते हैं ये याद रखें, नॉन, एक तो ये डिफरेंस हो गया, नॉन सिंथेटिक होते हैं, फेज 2 सिंथेटिक होते हैं। फेज 1 जो होते हैं कैटाबॉलिक इन नेचर होते हैं, फेज 2 जो होते हैं ये एनाबॉलिक इन नेचर होते हैं। फेज 1 के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस आ जाता है, फेज 2 के अंदर कॉन्जुगेशन आ जाता है। सबसे पहले जो होता है ड्रग enters into the phase 1 reactions, then it will enter into the phase 2 reactions। लेकिन कुछ ड्रग, सिर्फ कुछ ड्रग की एक्सेप्शन होती है कि वो फेज 2 रिएक्शन में एंटर हो जाती हैं बिफोर फेज 1 रिएक्शन। और ये एमसीक्यू बड़ा आता होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एंटर्स इनटू द फेज 2 रिएक्शन देन फेज 1 रिएक्शन। फर्स्ट इनटू फेज 2 रिएक्शन में जो एंटर होती है, फिर जो फेज 1 में एंटर होती है, इसके ऑप्शन होता है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड फेज 2 रिएक्शन टेक प्लेस फर्स्ट एंड इट इज फॉलोड बाय फेज 1 रिएक्शन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फेज 1 2 रिएक्शन आइसोनियाजिड का पहले होता है। सो ये एक्सेप्शन सारी एमसीक्यूज होती हैं। So you can see this isoniazid first undergoes phase 2 reaction, that is acetylation, then it undergoes hydrolysis, that is phase 1 reaction। So this is basically the biotransformation। ये आगे वाली बात आपको बता नहीं रहा है पैराटॉक्सिक होती है, you will study this। So you can see this, the drug can directly enter into the phase 2 reaction, but most of the drug enters into the phase 1 reaction, then they enter into the phase 2 reaction। अब phase 1 reaction में क्या होता है कि ड्रग मेटाबोलाइट्स विद मॉडिफाइड एक्टिविटी या फिर इनएक्टिव ड्रग मेटाबोलाइट्स, जो हमारे पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन के ऑब्जेक्टिव्स थे कि इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग या मॉडिफिकेशन ऑफ सोलिबिलिटी और एक्टिविटी ऑफ द ड्रग। सो जो ड्रग है वो फेज 1 में जाती है, उसकी एक्टिविटी मॉडिफाई होती है, इनएक्टिव होती है, फिर उसकी कॉन्जुगेशन होती है। और कॉन्जुगेशन आपको पता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एलिमिनेशन। यू हैव स्टडीड द मेटाबॉलिज्म ऑफ हीम बिलिरुबिन, वो भी एक्सक्रीट होने के लिए कॉन्जुगेट होती थी। सो यहाँ पे लास्ट वाली ये लाइन देखें, ये एरो देखें कि लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड टू हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स एज अ रिजल्ट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। सो एट ईच फेज द हाइड्रोफिलिक करेक्टर इज इंक्रीज्ड। ये भी आप डिफरेंस लिख सकते हैं कि जो फेज 1 के अंदर जो मेटाबोलाइट्स बनेंगे उनकी हाइड्रोफिलिसिटी कम होगी एज कम्पेयर टू दोज मेटाबोलाइट्स दैट आर प्रोड्यूस इन फेज 2। स्टेप बाय स्टेप जो होता है हाइड्रोफिलिक करेक्टर
या वाटर सोलिबिलिटी इंक्रीज होती रहती है, इस तरह ड्रग्स जो होती हैं बॉडी में बायो ट्रांसफॉर्म होती हैं। सो फेज वन रिएक्शंस होते हैं। अब इनके कुछ टेबल्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं, ये भी आ जाती होती हैं, ये कैडजेंस हैं, ये आपने सारी ऐसी की ऐसी करनी है। जनरल फार्माकोलॉजी इसलिए थोड़ी है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो है ना रट्टे मारने पड़ेंगे आपको ड्रग्स के, और आपको पता भी नहीं होगा कि ड्रग्स कर क्या रही है, तो ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन एट द एंड जब आपकी सारी स्पेशल फार्माकोलॉजी हो जाएगी तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, आपको खुद एग्जाम्पल्स आ रही होंगी। सो मेन फेज वन रिएक्शन में जो हमारे पास आते हैं वो कौन से होते हैं? देज आर कैटाबॉलिक रिएक्शन, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस आती है। सो you can see phase 1 reaction often introduce a reactive group such as hydroxyl group because hydroxylation. Phase 1 enzyme introduce functional group hydroxyl group, carboxyl group. phase 1 reaction जो होती है catabolic होते हैं ना, so इससे एक functional group add होता है और often the metabolites are inactive. अब ये फंक्शनल ग्रुप की एडिशन की हो रही है ताकि उस फंक्शनल ग्रुप पे फेज 2 रिएक्शन में जाके कॉन्जुगेशन हो सके, ताकि उस फंक्शनल ग्रुप पे फेज 2 में जा रिपीट अगेन जाके कॉन्जुगेशन हो सके। इस वजह से फेज 1 हो रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्जुगेशन करके ड्रग को एक्सक्रीट करना है बॉडी से। समटाइम्स एक्टिविटीज ओनली मॉडिफाइड और इवन एनहांस्ड, मैंने एक्सेप्शंस बताई। इफ मेटाबोलाइट इज sufficiently polar it may be excreted via kidney and urine. सो जब तक उसकी पोलैरिटी इतनी ना हो जाए कि वो यूरिन में इजिली स्क्रीट हो, ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है, फेज 1 रिएक्शन होते रहते हैं। क्योंकि फेज 2 रिएक्शंस आर ओनली कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस। जो केमिकल नेचर असल चेंज हो रहा है ड्रग का, जो उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी असल चेंज हो रही है ड्रग की, वो फेज 1 रिएक्शंस में हो रही है। सो फेज 1 रिएक्शंस हम थोड़े से पढ़ेंगे और इनके ड्रग्स के टेबल पढ़ेंगे, ये आपको आने चाहिए सारे। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि आपको पता ही है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन है। सबसे ज्यादा जो ड्रग्स है ना बॉडी में वो ऑक्सीडेशन के थ्रू होती हैं, और इट इज बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यू नो दैट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो अब जो ऑक्सीडेशन होती है ना, ये दो टाइप्स की होती हैं, माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल। माइक्रोसोमल आप जैसे अभी पढ़ के आए बायोकेमिस्ट्री में, NADPH वाले चैप्टर में लिखी हुई थी कि इट इज लोकेटेड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द लिवर। वहां पे लिखा भी हुआ था एक वर्ड, अगर आप लोगों को याद हो, लिपिन कॉर्ड में लिखा भी हुआ था, दिस माइक्रोसोमल सिस्टम एसोसिएटेड विद SCR इज इन्वॉल्वड इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स। जीनोबायोटिक्स क्या होती हैं? ड्रग्स होती हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब है उनकी डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है ड्रग्स की, ताकि वो बॉडी से एलिमिनेट हो रही है। ये आप वहां पढ़ के आए हैं, माइक्रोसोमल मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज। दूसरा होता है नॉन माइक्रोसोमल, ये भी वहां लिखा हुआ था, जो साइटोसोल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लाइसोसोम में होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है, जिसमें CYP450 मोनोऑक्सीजनेस सिस्टम नहीं इन्वॉल्व होता। माइक्रोसोमल वो होता है जिसमें CYP450 मोनोऑक्सीजनेस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। सो मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेजेस और मोनोऑक्सीजनेजेस, जो हमारे पास क्या है, CYP450 मोनोऑक्सीजनेज है जिसमें हीम प्रोटीन होता है, और एक हमारे पास है टू इसकी बेसिक टाइप्स हैं, एक है NADPH डिपेंडेंट CYP450 रिडक्टेज जिसमें फ्लेवो प्रोटीन होता है। सो द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम रिक्वायर्स, आपने वहां पे पूरा साइकिल पढ़ा था जो आपकी अभी फार्माकोलॉजी में भी है, पूरा साइकिल NADPH साइकिल, जो हमारे पास सॉरी CYP450 मोनोऑक्सीजनेज साइकिल, जहाँ पे NADPH यूज हो रहा था और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज हो रही थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये साइकिल था CYP450 मोनोऑक्सीजनेज साइकिल। सो जो ड्रग है, यू कैन सी ड्रग, ये ड्रग फर्स्ट जाएगी, फर्स्ट इसका स्टेप होगा हमारे पास कि ऑक्सीडाइज्ड आयरन जो होगा 450 साइटोक्रोम का, वो ड्रग सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके बाइनरी कम्प्लेक्स बनाएगा। ये ड्रग आएगी जो साइटोक्रोम 450 के साथ कंबाइन करेगी, इसकी जो हमारे पास है Fe+3 फॉर्म में होगा। ये सारा वही रेपिटेशन है जो अभी आप पढ़ के हैं। फिर हमारे पास जो फ्लेवर प्रोटीन P450 रिडक्टेज है, जो सेकंड की एंजाइम है इस सिस्टम का, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास Fe+3 Fe+2 में हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन आएगी और इलेक्ट्रॉन फर्दर फ्लो करेगा, जिसके अब ऑक्सीजन रेडिकल फॉर्म में अटैच हो जाएगी। फिर ये होगा हाइड्रोक्सिलेटेड प्रोडक्ट बनेगा, और हमारे पास Fe+2 अगेन Fe+3 फॉर्म में रीजनरेट हो जाएगी, और ये हाइड्रोक्सिलेटेड प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि ड्रग इज ऑक्सीडाइज्ड एज देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ड्रग ये थी और उसके प्रोडक्ट में एक ऑक्सीजन ज्यादा आ गई है एज रिजल्ट ऑफ CYP450 मोनोऑक्सीजनेज सिस्टम। सो दिस इज बेसिकली द ऑक्सीडेशन। सो यू कैन सी दिस इज मल्टीपल स्टेप्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। NADPH से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो फ्लो करते हुए साइटोक्रोम P450 फ्लेवो प्रोटीन रिडक्टेज से आगे जाएंगे,
और फिर आगे जाके ये ऑक्सीजन ऐड होगी. So these are again the same as I've added this again the same for your better understanding कि आपको ये पता लगे स्टेप्स का. और अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके आप खुद ही देखें, इसमें से आपके एमसीक्यू बहुत दफा आया हुआ था. अब ये CYP450 मोनोऑक्सीजन, इसको हम किस तरह इसको क्लासीफाई करते हैं. अब इसकी डिफरेंट आइसोफॉर्म्स होती हैं और डिफरेंट साइट्स पे होती हैं. डिफरेंट ड्रग्स डिफरेंट आइसोफॉर्म से हो रहे होते हैं और जेनेटिकली भी डिफरेंट आइसोफॉर्म्स होती हैं डिफरेंट ह्यूमंस में. अब देखें, इसको हम फैमिलीज को डोनेट करते हैं बाय 1 2 3. यू कैन सी दिस CYP1. सो 1 जो हमारे पास है ये क्या है, ये फैमिली है. 1 2 3 ये फैमिली है. CYP के जो बाद पहला वर्ड है फैमिली है. एक दफा MCQ में आया है कि इस तरह आया था CYP 3 4 3A4, इसमें 4 क्या डोनेट करता है. सो जो सब फैमिली है उसको हम डोनेट करते हैं ABC से. जैसे CYP 3A4 तो 3 फैमिली होगी, A सब फैमिली होगी, और फोर्थ जो है उसका आइसोएंजाइम हो गया. फोर्थ जो है उसका आइसोएंजाइम हो गया. सो दे आर डिफरेंट टाइप्स. जो इसमें से मोस्ट कॉमन है, तो MCQ में आता है कि मोस्ट कॉमन CYP मेटाबोलाइजिंग सिस्टम प्रेजेंट इन द बॉडी, दिस इज CYP3A4. आई रिपीट अगेन, CYP3A4. सो CYP2D6 होता है, CYP2E1 होता है. सो डिफरेंट आइसोएंजाइम्स होते हैं, अबाउट 50 होते हैं हमारे पास आइसोएंजाइम्स. तो इसमें मोस्ट कॉमन यहाँ पे लिखे हुए हैं. सो मोस्ट कॉमन जो हमारे पास CYP3A4 है, इस बात को नहीं आपने भूलना. सो मिस फंक्शन ऑक्सीडेसिस की खास बात देख लें कि इंड्यूसिबल होते हैं, इनहिबिटेबल होते हैं. आज हम वही पढ़ेंगे, लास्ट जो हमारा टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन और एंजाइम इंडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट. और ना सिर्फ ये, इसके लिए आप लोग देखें, इसके भी MCQs आप लोगों के असाइनमेंट बहुत ज्यादा आए थे. और ना सिर्फ ये इस जनरल फार्माकोलॉजी की, बल्कि स्पेशल फार्माकोलॉजी में भी वो आपको कोई 2 ड्रग उठा के दे देंगे और पूछेंगे कि MCQ के फॉर्म में कि अब बताएं कि किस ड्रग के मेटाबॉलिज्म को कौन सी ड्रग अफेक्ट करेगी. तो हम सो ये इंड्यूसिबल होते हैं, इनहिबिटेबल होते हैं और जेनेटिक कंट्रोल होते हैं. मतलब कि ये जेनेटिकली कंट्रोल होते हैं, वेरिएशंस होती हैं. और एज, सेक्स, स्पीशीज, एल्टीट्यूड और क्लाइमेट पे भी इनकी वेरिएशंस होती हैं इन एंजाइम्स की एक्टिविटी की. सो ये बात आपने याद रखनी है, इनकी जो फीचर्स हैं ये इंड्यूसिबल हैं, इनहिबिटेबल हैं, जेनेटिक कंट्रोल है इनका, और ये मॉडिफाइड होते हैं फैक्टर से. सो दीज आर डिफरेंट ड्रग्स. माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन से हाइड्रोक्सिलेशन की एग्जांपल में फिनोबार्बिटोन, प्रोपेनोलोल, फेनिटोइन आती है. एपॉक्सीडेशन की एग्जांपल में ये कैडजन से टेबल है, आपको आना चाहिए सारा इसी तरह आना चाहिए. एल्ड्रिन है. एन डी एल्काइलेशन में मॉर्फिन है, कैफीन है, थियोफाइलिन है. ओ डी एल्काइलेशन में ये बेसिकली रिएक्शन टाइप्स हैं, कोडीन है. एन ऑक्सीडेशन में मतलब जो नाइट्रोजन ग्रुप के ऊपर ऑक्सीडेशन है, एसिटामिनोफेन, निकोटीन है. एसिटामिनोफेन इज बेसिकली पेनाडोल. एस ऑक्सीडेशन सल्फर की ऑक्सीडेशन, क्लोरप्रोमाजीन, सिमिटिडीन. डीएमिनेशन एम्फेटामीन, डायजीपम. डीसल्फरेशन थायोपेंटल और डीक्लोरिनेशन की हमारे पास जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड एग्जांपल है. तो ये आप से होती हैं वो क्लोरप्रोमाजीन है. इस तरह नॉन माइक्रोसोमल जो होती हैं वो अमीन ऑक्सीडेजेस या डिहाइड्रोजनेसिस से होती हैं. अमीन ऑक्सीडेजेस में एग्जांपल है फिनाइल, इथाइल अमाइन, एपिनेफ्रीन. और डिहाइड्रोजनेशन में एग्जांपल है इथेनॉल और क्लोराहाइड्रेट. तो ये सारी आपको इसी तरह याद करनी पड़ेंगी. सो रिडक्शंस क्या होती हैं, बेसिकली रिडक्शंस होती हैं ऑपोजिट टू द ऑक्सीडेशन. और इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सो रिडक्शंस की एग्जांपल क्या है, एजो रिडक्शन होती है, नेट्रो रिडक्शन होती है, कार्बोनाइल रिडक्शन होती है. एज द नेम शोज कि एजो ग्रुप की रिडक्शन हो रही है, नेट्रो ग्रुप की रिडक्शन हो रही है, कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन हो रही है. तो एजो रिडक्शंस होती हैं प्रोन्टोसिल. नेट्रो रिडक्शन होती है क्लोरएम्फेनिकोल, क्लोनाजीपैम एंड डेंट्रोलिन. डेंट्रोलिन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मसल रिलैक्सेंट. कार्बोनाइल रिडक्शंस मीथाडोन, नैलोक्सोन. These are basically related to opium drugs. So these are the examples of reduction. These are all written in your Kaizen tabulated form. Hydrolysis क्या होती है, cleavage of a drug by taking up a water molecule. So इसकी एग्जांपल क्या है, जो बॉडी में एक हाइड्रोलिसिस टाइप का रिएक्शन है, जो हम अभी फेज 1 रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ना. एस्टर्स है, प्रोकेन, एसिटाइलकोलिन, सक्सामिथोनियम. आपको बड़ी ज्यादा ड्रग्स रख रही होंगी लेकिन आपको ये सारी याद करनी पड़ेगी. अभी तो कुछ भी नहीं, जब आप स्पेशल फार्माकोलॉजी स्टार्ट करेंगे तब आपको पता लगेगा ड्रग्स होती हैं. अमाइड्स में प्रोकेनामाइड एग्जांपल है कि जो हाइड्रोलिसिस जिस अमाइड्स की हो रही है, एस्टर्स की हो रही है. इस तरह हमारे पास अब आ गए हैं फेज 2 रिएक्शंस. फेज 2 रिएक्शंस एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, सिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं, कॉन्जुगेटिक रिएक्शंस होते हैं. सो इसमें क्या होता है, पेरेंट ड्रग और देयर फेज 1 मेटाबोलाइट्स दैट कंटेन सूटेबल केमिकल ग्रुप. सो मैंने आपको बताया कि फेज 1 रिएक्शन के रिजल्ट में सूटेबल केमिकल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है
जिसके ऊपर आके कॉन्जुगेटिंग मॉलिक्यूल फेज 2 रिएक्शंस में लगता है ताकि उसकी एक्सक्रीशन बॉडी से ज़्यादा इजी हो जाए. So the chemical group often undergo coupling or conjugation reactions with an endogenous substance to yield drug conjugates. In general, conjugates are polar molecules that are readily excreted and often inactive. So conjugation के result में उसकी lipid solubility पे या फर्क पड़ता है क्योंकि conjugating molecule उसकी polarity को increase कर देते हैं, लेकिन उसकी inactivity पे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना phase 1 reactions की वजह से पड़ता है. So you can see there are different types of conjugation. The most common is glucuronide conjugation, glutathione conjugation, glycine conjugation, sulfate conjugation, water conjugation, N-acetyl conjugation and methyl conjugation. कि मतलब एक आपने पढ़ा है ग्लूक्रोनिक एसिड लगता है बिलीरुबिन पे. सो ये एग्जांपल है ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेशन की. इस तरह ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अभी अभी इनकी एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए. So you can see this benzene is converted to phenol by phase 1 reaction by the addition of reactive functional group. अब फिनॉल के ऊपर आके कोई मायोटी लग जाएगी, अगर ग्लूक्रोनिक एसिड लग जाएगी तो हम इसको कहेंगे ग्लूक्रोनाइल कॉन्जुगेशन. सिंपल सी चीजें. सल्फेट लग जाएगा तो हम इसको कहेंगे सल्फेट कॉन्जुगेशन. सो यू कैन सी दिस इज यूडीपी ग्लूक्रोनाइड इज बेसिकली अ डोनर. वो जैसे बिलिरुबिन पे था कि यूडीपी ग्लूक्रोनोसाइल आता था, ग्लूक्रोनाइड डोनेट करता था और ड्रग जो बिलिरुबिन थी कन्वर्ट हो जाती थी कॉन्जुगेटेड फॉर्म में. यहाँ पे ड्रग कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फेज 2 रिएक्शंस. द ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेशन की एग्जांपल है मॉर्फिन, एसिटामिनोफेन, डायazepam, डिजिऑक्सिन. आपको सारी याद करनी पड़ेंगी. एसिटाइलेशन की एग्जांपल है सल्फोनामाइड, आइसोनियाजिड, क्लोनाजिपाम, डेप्सोन. ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन की एग्जांपल है इथेकेनिक एसिड, पैरासीटामोल. ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन की एग्जांपल है सैलिसिक एसिड, निकोटेनिक एसिड. सल्फेट कॉन्जुगेशन की एग्जांपल है एसिटामिनोफेन, मिथाइल डोपा. और अगर आपसे ये नहीं याद हो रही तो एटलीस्ट आपको जो है मेजर ड्रग्स आनी चाहिए, जिस तरह एसिटामिनोफेन काफी जगह आ रही है, इसकी ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेशन भी हो रही है, सल्फेट भी, ऑक्सीडेशन में भी आई, मिथाइलेशन में डोपामीन, एपिनेफ्रिन, हिस्टामीन, नॉन एपिनेफ्रिन. ये तीन तो आपको पता ही है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामीन. आपने इसके पढ़ा था सेंसेस में. यहाँ पे एसिडिनोसाइल मेथ्यूनिन आता है और एपिनेफ्रिन को नॉन एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट करता है बाय मिथाइलेशन. और वाटर कॉन्जुगेशन होती है, ये अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वाटर कॉन्जुगेशन, क्योंकि ये एक ही चीज की होती है, बड़ी वो लिक्विड रेंज की होती है. एमसीक्यूज में आ जाता है कि वाटर कॉन्जुगेशन किस मॉलिक्यूल की होती है, तो लिक्विड रेंज की होती है. सो इफेक्ट ऑफ फेज 2 क्या होता है कि लिपिड सॉल्युबिलिटी टोटली कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉल्युबिलिटी. सो जो लिपिड सॉल्युबिलिटी कम हुई थी वो अब वो बिल्कुल कम होगी और वाटर सॉल्युबिलिटी बिल्कुल एनहांस होगी फेज 2 रिएक्शंस में. और ड्रग्स जनरली इनएक्टिवेटेड जो पहले से हुई होती हैं. अब फेज 2 में क्या होगा, उसकी स्क्रीशंस होगी बॉडी से. अब फेज 2 में क्या होगा, उसकी स्क्रीशंस होगी बॉडी से. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगेन एक सेकेंड. सो ये अगेन जो है हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब हमने पीछे पढ़ा एंजाइमेटिक रिएक्शंस. आई रिपीट अगेन, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट समरी बता देता हूँ तो आपके दिमाग में कुछ बैठ जाए कि हमारे पास जो है पहले हमने पढ़ा बायो ट्रांसफॉर्मेशन, फिर हमने पढ़े उसके ऑब्जेक्टिव्स, फिर हमने पढ़े कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन की दो टाइप्स होती हैं, दो वेज होती हैं, एंजाइमेटिक, नॉन एंजाइमेटिक. एंजाइमेटिक में हमने फर्दर पढ़ा माइक्रोसोमल होता है, नॉन माइक्रोसोमल होता है. फिर हमने पढ़ा कि जो जनरली होते हैं फेज 1 रिएक्शंस होते हैं और फेज 2 रिएक्शंस होते हैं. फेज 1 रिएक्शन हाइड्रोलिसिस होता है, रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है. फेज 2 रिएक्शंस कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होते हैं. फेज 1 रिएक्शन में पहले ड्रग जाती है ज्यादातर और फेज 2 रिएक्शंस में बाद में जाती है. फेज 1 रिएक्शंस जो होते हैं वो ड्रग की मॉलिक्यूल को इनएक्टिव करते हैं, उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी को इनहांस करते हैं. फेज 2 में जो होते हैं उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी और ज्यादा इनहांस हो जाती है और इनएक्टिविटी भी इनहांस होती है, लेकिन जनरली वो फेज 1 में होती है. फेज 1 रिएक्शंस जो होते हैं वापस कैटाबॉलिक होते हैं, नॉन सिंथेटिक होते हैं. फेज 2 रिएक्शंस सिंथेटिक होते हैं और एनाबॉलिक होते हैं. अब आए थे नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस. बहुत थोड़े सी ड्रग्स बॉडी के अंदर नॉन एंजाइमेटिकली बायो ट्रांसफॉर्म होती हैं और वो 3-4 एग्जांपल्स हैं जो आपको हैंड फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए. इसको कहते हैं होफमैन एलिमिनेशन. सो आपसे पूछते हैं बारे में व्हाट इज होफमैन एलिमिनेशन. सो इट इज अ नॉन एंजाइमेटिक टाइप ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन. द नॉन एंजाइमेटिक type of biotransformation is called as Hofmann elimination. So a form of biotransformation in which there is spontaneous alternation in the chemical structure of a drug as a result of change of the body fluids. Enzyme does not take place.
सो पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स से या पीएच की चेंजेस से जो बॉडी के अंदर ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है विदाउट इन्वॉल्विंग द एंजाइम्स, दिस इज हॉफमैन एलिमिनेशन। ये एमसीक्यू में आया होता है, इसमें से मेरे प्रॉफ में भी एक एमसीक्यू आया था कि एट्राक्यूरोरियम इज कन्वर्टेड इनटू लुडेनोसिन एंड क्वाटर्नरी एसिड बाय बोथ एंजाइमेटिक रिएक्शंस एंड नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस। हमने पीछे एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं सॉरी ये अभी बाय ओनली नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस, और एट्राक्यूरियम हमने प्रो ड्रग में पढ़ी थी। एट्राक्यूरियम इज अंडरगोज नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन। सो एमसीक्यू यूं था विच इज द फॉलोइंग ड्रग शोज हॉफमैन एलिमिनेशन। सो ये दोनों ड्रग्स कट्ठे, दोनों एमसीक्यूज कट्ठे ही थे कि प्रो ड्रग वाला भी था और ये वाला भी था। दोनों का आंसर एट्राक्यूरियम था, मुझे भी तक याद है अच्छी तरह से। सो नॉन एंजाइमेटिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन या हॉफमैन एलिमिनेशन, ये 4 ड्रग्स हैं मेजर जो बॉडी के अंदर शो करती हैं। एट्राक्यूरियम कोई एंजाइम नहीं इन्वॉल्व रहा। हेक्सामाइन यूरिन के एसिडिक यूरिन के पीएच पे ये जाके फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है। क्लोराजीपेट विच इज कन्वर्टेड डिसमिथाइल डायज़ेपाम, ये हमने प्रो ड्रग में भी पढ़ा, स्टमक के एसिडिक पीएच में कन्वर्ट हो जाती है। और म्यूस्टीन HCl जो कन्वर्ट हो जाती है इथाइलिन इमोनियम आइन में बाय नॉन एंजाइमेटिक। सो ये कोई एग्जांपल्स आनी चाहिए। ये नॉन एंजाइमेटिक एलिमिनेशन है जो विदाउट इन्वॉल्विंग एंजाइम हो रही है। सो क्लिनिकल रेलेवेंस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या है? हमने जैसे पढ़ा कि ड्रग मेटाबॉलिज्म किस तरह ड्रग को अफेक्ट करता है। जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, नॉन जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी होती है। अब ह्यूमन टू ह्यूमन ड्रग का इफेक्ट क्यों वेरिएशन आ रही है? पर्सन ए पैनाडोल ले रहा है, पर्सन बी पैनाडोल ले रहा है। अब दोनों के अंदर वेरिएशन क्यों आ रही है? क्योंकि उनके CYP450 एंजाइम्स की जेनेटिक कंट्रोल डिफरेंट है, उनकी एज का डिफरेंस है, सेक्स का डिफरेंस है, लिवर साइज, लिवर फंक्शन, सर्केडियन रिदम, ये मैंने जो अंडरलाइन किया आप इनको देखें। बॉडी टेम्परेचर, न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या प्रेजेंस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन, द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर और इनहिबिटर ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब एक बंदा है पर्सन ए, वो खा रहा है पैनाडोल ए, उसके साथ वो ऐसी ड्रग खा रहा है जो CYP3A4 एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस कर रही है। अब उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा हो रही है, ड्रग की ज्यादा जल्दी वो क्रिएट हो रही है बॉडी के अंदर। उस ड्रग की कंसंट्रेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाई, वो कम जा रही है। अब अगर वो कम जा रही है तो इसका मतलब है थेरेप्यूटिक फेलियर हो रहा है, ड्रग अपना काम नहीं कर रही। इसी तरह जब हम ड्रग मेटाबॉलिज्म का इनहिबिटर कोई बंदा साथ खा रहा है, कोई ऐसी ड्रग है जो CYP3A4 को इनहिबिट कर रही है, अब ड्रग एक्सक्रीट कम हो रही है, बॉडी के अंदर ज्यादा जा रही है, तो अब उसके अंदर टॉक्सिसिटी आएगी उसकी। सो इसलिए क्लिनिकल जो मेटाबॉलिज्म ड्रग्स का पढ़ना इंपॉर्टेंट है ताकि हम स्टडी कर सकें द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्रग। सो फैक्टर्स मॉडिफाइंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन है जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक। सो नॉन जेनेटिक जिस तरह मैंने आपको बता दी है कि ड्रग ड्रग इंडक्शन है, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट अवर लास्ट 2 टॉपिक्स ऑफ दिस टूडेज सेशन इज एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन। ये आपकी पूरी फार्माकोलॉजी में कभी भी जान नहीं छोड़ेंगे, किसी ड्रग में भी आपकी ये जान नहीं छोड़ेंगे, ड्रग ड्रग इंडक्शन। फिर आगे एज है, सेक्स है जो नॉन जेनेटिक्स है, डाइट है, इन्वायरमेंटल है, आपको अल्कोहलिज्म है, उसका लिवर इफेक्टेड है तो उसके अंदर बायो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ और होगा और एक नॉर्मल पर्सन में कुछ और होगा। इस तरह जो एक्सपोजर पेस्टिसाइड्स या स्मोकर्स हैं, इस तरह पैथोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ लिवर हैं, CVS लंग्स के, एंडोक्राइंस के। अब एक बंदा है वो डिजीज स्टेट में, एक बंदा नॉन डिजीज है, तो दोनों में ड्रग का मेटाबॉलिज्म डिफरेंस होगा। तो ये नॉन जेनेटिक फैक्टर्स हैं। इस तरह स्टारवेशन और मेल न्यूट्रिशन में लिवर अफेक्टेड होता है और वो टूवर्ड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस या टूवर्ड्स हमारे पास चला जाता है, बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये ड्रग के मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होते हैं